वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएलएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है गणित शिक्षण में, उसके क्या उद्देश्य हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको मूल्यांकन के बारे में बताया था, तो आज हम मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल्यांकन के उद्देश्यों की अगर हम बात करते हैं तो जो मूल्यांकन है वो केवल ज्ञान को जांचने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जो छात्र हैं या छात्राएं हैं उनकी जो समझदारी है, उनका जो स्किल एटीट्यूड है, कौशल वृत्तियां हैं और उनकी जो रुचियां हैं, उनकी भी जांच जो है वो मूल्यांकन के द्वारा की जानी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से शिक्षण उद्देश्य आते हैं। तो सबसे पहला शिक्षण उद्देश्य है कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, शैक्षिक जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति का ज्ञान। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के ज्ञान के लिए मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा हम ये जानते हैं कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हुआ क्या नहीं हुआ, छात्रों ने जो ज्ञान लिया उसमें कहाँ तक वृद्धि हुई, ठीक है, कहाँ तक उन्होंने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया जिनको उन्हें प्राप्त कर लेना चाहिए था। तो ये फर्स्ट पॉइंट आता है मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि जो छात्र हैं उनकी कठिनाइयों का ज्ञान। नॉलेज ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की जो कठिनाइयां हैं उनका ज्ञान। मूल्यांकन के द्वारा जो छात्र हैं उनकी गलतियों की जानकारी मिलती है, उनकी जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में हमें पता चलता है, जिससे हम उनको दूर कर सकते हैं। जब तक एक अध्यापक को छात्र की कठिनाइयों का पता नहीं होगा, वो उनको अच्छी तरह से दूर नहीं कर पाता। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया छात्रों की गलतियों के निदान में भी सहायता देती है। तीसरा उद्देश्य इसका आता है कि अधिगम के लिए प्रेरणा, सीखने के लिए प्रेरणा, मोटिवेशन फॉर लर्निंग। मूल्यांकन जो है ये पूरे ही पाठ्यक्रम का होता है, समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है, ठीक है। इसलिए जो छात्र हैं उनको संपूर्ण पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रेरणा जो है वो मिलती है, और इस प्रकार छात्रों में अधिगम प्रक्रिया है उसके लिए जो मूल्यांकन प्रेरणा है ये स्रोत बन जाता है, ठीक है। छात्रों को अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो इतना ज़्यादा नहीं सीखते, इसलिए मोटिवेशन जो है ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है लर्निंग के लिए। लर्निंग को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भावी सफलता है उसका अनुमान लगाना। भावी सफलता के अनुमान के लिए मूल्यांकन के द्वारा हम क्या करते हैं, जो छात्र हैं उनकी जो योग्यता है, उनकी जो क्षमता है, अभिक्षमता है, उसका ज्ञान हो जाता है, जिसके आधार पर हम उनकी जो भावी सफलता है उसकी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो विद्यार्थियों की उपलब्धियों और आकांक्षाओं के स्तर को जानकर के ही, जिसका आधार मूल्यांकन है, हम उनके भावी जीवन के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। तो ये भी इसका एक उद्देश्य है। उसके बाद अगला उद्देश्य आता है कि परिश्रम के लिए प्रेरणा। अगर छात्रों को हमने विषय वस्तु के उद्देश्यों से अवगत करवाना है, अगर हमने उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है और हमने उनको सफलता के स्तर तक लेके आना है, तो जाहिर है ये मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। और मूल्यांकन के द्वारा जहां हम छात्रों की सफलता के लिए और उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं, वहीं हम उनको कठोर परिश्रमी भी बना सकते हैं। तो एक मोटिवेशन है यहाँ भी कठिन परिश्रम के लिए। तो ये भी एक इसका पॉइंट हो सकता है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट था ये। उसके बाद आता है व्यक्तिगत मार्गदर्शन या सामूहिक मार्गदर्शन। एक अकेले व्यक्ति का मार्गदर्शन भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं, और समूह में जब हम सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तब भी मूल्यांकन के द्वारा हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन जो है ये विद्यार्थियों की जो व्यावसायिक योग्यता है उसकी वृद्धि के लिए भी एक दिशा तय करता है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एज फॉर एज देयर प्रोफेशनल एबिलिटी और स्किल इज कंसर्न्ड। इट एनहांसेस, इट गिव्स डायरेक्शन फॉर द एनहांसमेंट ऑफ देयर कैपेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम में संशोधन।
यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पाठ्यक्रम में संशोधन का क्या मतलब है। मूल्यांकन से हमें ये पता लग जाता है कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से भाग जो हैं वो छात्रों की जो रुचियां हैं और उनकी जो आवश्यकताएं हैं और उनकी जो सामर्थ्य हैं उसके प्रतिकूल हैं। कुछ ऐसे भाग हो सकते हैं जो छात्रों की रुचि के अनुकूल ना हो, मतलब प्रतिकूल हो, जो छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा ना करें। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो निरर्थक बातें हैं, जो तथ्य हैं, उनको निकाल करके जो सार्थक बातें हैं और जो तथ्य हैं उनको जोड़ करके पाठ्यक्रम को उचित और सार्थक रूप से उसको संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, निरर्थक बातों को हटाना है। ठीक है, मीनिंगलेस जो एक्टिविटीज हैं उनको हमने हटाना है और जो सार्थक बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको हमने पाठ्यक्रम में लेके आना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है शिक्षण पद्धति में सुधार। ठीक है, एक अध्यापक जो है वो क्या करता है, वो विषय वस्तु और जो कक्षा स्तर के अनुरूप जो है वो शिक्षण विधियों का चुनाव करता है और मूल्यांकन जो है उस विधि की जो सार्थकता है उसको प्रमाणित करता है। एक अध्यापक ने किस मेथड से बच्चों को पढ़ाना है ये अध्यापक ही चुनाव करेगा और मूल्यांकन उस विधि की सार्थकता को प्रमाणित करेगा, जिससे अध्यापक को क्या होगा, अपनी विधियों में अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है तो वहां पर उसको मार्गदर्शन मिल जाता है। तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो अध्यापक को भी उसकी शिक्षण विधि में सुधार लाने के मौके देती है। यदि विद्यार्थी जो है उस विधि के द्वारा उनका मार्गदर्शन सही नहीं हो रहा या उनकी उन्नति का स्तर कहीं बाधित हो रहा है तो मूल्यांकन जो है एक बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो शिक्षक योग्यता है उसका मानदंड। मूल्यांकन छात्रों की प्रतिभा का मानदंड होने के साथ साथ जो शिक्षक है उसकी योग्यता का भी मानदंड है। कैसे है, एक अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, मान लो मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास का रिजल्ट, मेरी क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरी क्लास में 50 के 50 बच्चे मैथ में 100 में से कोई 90 नंबर ले रहा है, कोई 95 ले रहा है, कोई 100 ले रहा है, मतलब 90 से वो नंबर आ रहे हैं बच्चों के। ठीक है, कोई बच्चा फेल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस अध्यापक का परीक्षा परिणाम अच्छा आ रहा है वो अध्यापक भी योग्य है, क्योंकि उसके पढ़ाने का मेथड बढ़िया रहा होगा। नेचुरली होता है ऐसे। तो इसलिए हम केवल विद्यार्थी के मापदंड की बात ही नहीं करते, इसमें शिक्षक की जो योग्यता है वो भी मूल्यांकन के द्वारा निखर करके सामने आती है। ठीक है, सो इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज द एबिलिटी ऑफ टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स कंसर्न। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें आता है छात्रों या विद्यार्थियों की तुलना। नेचुरली है, एक अध्यापक जो है वो मूल्यांकन के द्वारा ही दो छात्रों की तुलना कर सकता है कि ये मूल्यांकन के द्वारा जो परीक्षा के परिणाम आएंगे उसके आधार पर ही तो वो तुलना करेगा। ठीक है, तो कई बार भिन्न विद्यालयों की तुलना की जाती है कि शांति एजुकेशन कॉलेज का रिजल्ट जो है वो इतने % रहा, ठीक है, किसी दूसरे कॉलेज का रिजल्ट इतने % रहा। तो ये मूल्यांकन के द्वारा ही संभव है। यूनिवर्सिटी में किस बच्चे ने टॉप किया, बोर्ड में किस बच्चे ने टॉप किया, ठीक है, तो इनका आधार भी क्या है, परीक्षा परिणाम। तो ये 10 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए या बताए और समझाए भी हैं अभी भी कि जो गणित शिक्षण है उसमें मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, जिसमें पहला उद्देश्य मैंने आपको बताया कि जो शैक्षिक उद्देश्य है उनकी प्राप्ति का ज्ञान इसके द्वारा होता है, छात्रों की कठिनाइयों का ज्ञान इसके द्वारा होता है, अधिगम के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है, जो भावी सफलता है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं, परिश्रम के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है, व्यक्तिगत और सामूहिक मार्गदर्शन के द्वारा संभव है। पाठ्यक्रम में भी हम संशोधन का इसमें एक पॉइंट लेते हैं। इसके अलावा शिक्षण पद्धति में सुधार और शिक्षक की योग्यता का मानदंड के साथ साथ ये छात्रों और विद्यार्थियों की तुलना में भी हमारे लिए जो है वो हर संभव सहायता करता है। तो ये 10 जो पॉइंट्स थे ये मूल्यांकन के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं जो कि हमने टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने नोट्स बनाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो पड़ता है तो आपको पता लग जाए। धन्यवाद।